Hello everyone. My name is Chhatrapati Chauhan and I'm a front-end dev. I'm a part of front-end team of Squarebot and I have 2 years of experience in front-end development. And if we are talking about my educational background, then I have done my MSc in Geography in 2023 and then started my work in IT field. Okay, and today's topic will be SEO and performance optimization, where we will talk about how SEO works, how we will optimize SEO for better, for better reach, and how we will optimize our performance for better and fast websites. Okay. सो हम SEO में देखने वाले हैं HTML मेटा टैग्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और एक HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. देन हम देखेंगे कैनोनिकल URLs क्या हैं, रीडायरेक्शन कैसे काम करता है. उसके बाद हम देखेंगे कि रोबोट्स लोड TXT जो फाइल होती है वो काम कैसे करती है. बेसिकली वो जो बोट्स आते हैं गूगल के या क्रोलर्स जिनको हम बोलते हैं, वो एक्चुअली हमारी वेबसाइट पे एंटर कैसे करते हैं. फिर हम देखेंगे साइट मैप क्या होता है, साइट मैप काम कैसे करता है, साइट मैप के को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम, कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लगे. देन हम देखने वाले हैं स्कीमा, जिसको JSON-LD भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में. स्ट्रक्चर डेटा होता है बेसिकली वो. देन हम देखेंगे इंडेक्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट. ठीक है. एंड हमारा लास्ट में रहेगा कि हम SEO को किस किस टूल के सहायता से कैसे चेक कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट को SEO ऑप्टिमाइज कैसे बना सकते हैं. ठीक है. सो पहला होने वाला है HTML मेटा टैग्स. सो अगर मैं एक बात करूं पेज की, पेज क्या होता है, तो पेज ना बेसिकली एक HTML टैग के अंदर रैप होता है जो आपका रूट एलिमेंट होता है. ठीक है. एक पेज के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी टैग. ठीक है. हेड टैग जो होता है बेसिकली वो मेटा डेटा के लिए होता है. मेटा डेटा आप उसको बोल सकते हो जो आप अपने बोट्स को या ब्राउज़र जो होता है उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करते हो. ठीक है. उसको आप मेटा डेटा बोलते हो बेसिकली, और वो आपके पेज के मेटा टैग के अंदर जाता है हेड टैग में. ठीक है. और बॉडी वाला जो टैग होता है वो आप अपनी वेबसाइट पे विजुअली देख सकते हो. जो आप पूरा पेज दिखता है वो बेसिकली बॉडी के अंदर लिखा होता है, और हेड टैग जो होता है वो बोट्स के लिए होता है जो आपको दिखाई नहीं देता बट पीछे काम कर रहा होता है. ओके. सो आप देखेंगे हेड के अंदर मेटा डेटा में टाइटल आता है, लिंक्स आता है, इसके अलावा आपका व्यू पोर्ट होता है. तो ये सारी चीज़ें आप हेड टैग के अंदर इंक्लूड करते हो. ठीक है. बॉडी के अंदर आपके वेबसाइट के विजुअली जो भी पार्ट्स होते हैं जो आप देख सकते हो वो आएंगे. ठीक है. देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं कैनोनिकल URLs क्या होते हैं और रीडायरेक्शन कैसे काम करती है. बेसिकली कैनोनिकल टैग से पहले जब मैंने SEO स्टार्ट किया था तो मेरे को लगता था कि कैनोनिकल टैग ये कि हर एक डुप्लीकेट कंटेंट को प्रिवेंट करने के लिए बनाया जाता होगा. एक्चुअल नहीं पता था. इसका रियल जो मीनिंग वो ये होता है कि मान लो आपके पास एक प्रोडक्ट की समरी है, अब वो एक पेज में हो सकती है, किसी दूसरे में भी यूज़ कर सकते हो, आप किसी तीसरे में भी यूज़ कर सकते हो. बट जो बोट क्रॉलर्स आपके पास आने वाले हैं उनको कैसा पता लगेगा कि मेरे को कौन से पेज की समरी को प्रेफर करना है पहले. तो आप क्या करोगे, किसी मेन पेज में अपने कैनोनिकल लिंक ऐड कर दोगे. तो बोट क्या करेगा, उन तीनों पेजों में जो जहाँ पे समरी सब में लिखा हुआ है, आपने जिसमें कैनोनिकल टैग यूज़ किया होगा वो उसको प्रेफर करेगा. इससे क्या होगा, आपके वेबसाइट की जो डुप्लीकेसी है वो नहीं होगी बिल्कुल भी. बोर्ड को पता होगा मेन पेज ये है, किसे समरी पिक करनी है, मेरे को सर्च रिजल्ट्स में इस पेज को इंडेक्स करवाना है. सो कैनोनिकल ऐसे काम करता है आपके लिए. ठीक है. और कैनोनिकल को ऐड कैसे करना होता है, आपको हेड टैग में जाके एक लिंक ऐड करना होता है बेसिकली. जैसे मैंने अभी यहाँ पे ना href में आप देख पा रहे हो एक बेसिक एग्जांपल के लिए लिंक डाला हुआ है. ये वेरी कर सकता है मल्टीपल चीज़ों के लिए. मोस्ट कैसे होता होगा ये नेक्स्ट.js में, वो ये ऐसा होगा कि आपको इनिशियली अपने वेबसाइट का जो प्रीफिक्स URL है वो डालना होता है, जो कि आप मोस्ट प्रोबेबली env से फेच करने वाले होते हो. और लास्ट में अगर वो एक डायनेमिक पेज है तो आप स्लग आता है पेज का, स्लग को आपको इसके आगे ऐड करना पड़ता है. ठीक है. देन है SEO फ्रेंडली URLs. अभी जैसे आप नीचे वाले इमेज में देख पा रहे हो 2 URL एडेड है. फर्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स के आगे ID करके कुछ आ रहा है. अब ये पढ़ने में भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है और काफ़ी लेंथी सा है, क्लटर है इसमें. तो ये यूज़र के एक्सपीरियंस को ख़राब करता है. ठीक है. यूज़र का एक्सपीरियंस तो ख़राब होता ही है, उससे बोर्ड्स का भी एक्सपीरियंस ख़राब होता है. लाइक अगर मैं उसको सीधे नीचे वाले जैसे URL में एडेड है ब्लू स्नीकर्स,
देखो आपको पता चल गया ये पेज ब्लू स्नीकर्स के बारे में होने वाला है, बोर्ड्स को इस कीवर्ड से भी पता चल जाएगा ये वाला पेज ब्लू स्नीकर्स के ऊपर है। तो पढ़ने में इजी रहता है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, बोर्ड्स फ्रेंडली होता है। तो ये वाली चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दीज आईडीज़ एंड यूटीएम सोर्स। और भी पेज में मल्टीपल चीज़ें आईडीज़ लगी होती है, हटाओ सबको। आप ट्राई करो कि रीडेबल टेक्स्ट हो बेसिकली उसमें, वो सबके लिए फ्रेंडली रहेगा, एसईओ के लिए भी, और यूज़र एक्सपीरियंस तो अच्छा होता ही है उससे। देन नेक्स्ट है मिनिफिकेशन एंड कंप्रेशन। देखो आपने पूरा का पूरा ऐप बनाया, उसमें मल्टीपल जेएस फाइल्स है, मल्टीपल सीएसएस फाइल्स है, मल्टीपल एचटीएमएल फाइल्स हैं। अब इतना बड़ा कोड, इतने सारी फाइल्स, इसमें इतने हज़ारों लाइंस होके एक बहुत बड़ा बंडल साइज़ बनता है। अगर आप उस बंडल साइज़ को सर्वर से डायरेक्ट फैच करके ब्राउज़र पे देखोगे तो उस पूरे बंडल को फैच होने में टाइम लगेगा। तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा, क्योंकि आप वेट थोड़ी करोगे उसके इतने बड़े होने का, लोड होने का। तो क्या करना होता है बेसिकली, आपको आपका जो कमेंटेड कोड है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको कम करते हो तो आपके पेज का साइज़ कम हो जाता है। बेसिकली पेज का साइज़ कम होने का मतलब है पेज जल्दी लोड होगा थोड़ा, तो फ़र्क क्रिएट करता है बेसिकली ये भी। फिर कंप्रेशन के लिए क्या आता है, नेक्स्ट जेएस में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो जी जिप है ये डाला हुआ होता है। ये क्या करता है, आपके पूरे बंडल को, मान लो आपके बंडल का साइज़ 5 MB है, बिना किसी कंप्रेशन के 5 MB है, तो ये जो जी जिप क्या करेगा, अगर आपने नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे हो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होगा, वो उस साइज़ को कम कर देगा, कंप्रेस कर देगा। और जब कोई यूज़र आपके पेज को एक्सेस करना चाहेगा तो उसको वो जो कंप्रेस वर्जन है जो कि लाइट वेट होगा वो सर्व करेगा उसको। तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा, पेज स्पीड फास्ट होगी, उसका काम आसानी से हो जाएगा। अगर वो पेज लोड होता ही रहेगा तो यूज़र तो वैसे भी अंडर 3 सेकेंड्स लेफ्ट कर देता है अगर कोई पेज वेबसाइट लोड नहीं होते तो कंप्रेशन इस हिसाब से आपकी हेल्प करती है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मे बी रिएक्ट में आपको ऊपर से ऐड करना रहेगा, या बाकी जैसे सिंपल वनीला जेएस के जो प्रोजेक्ट होते हैं आपको एडिशनली ऐड करना पड़ता है। ठीक है, देन है इनलाइन क्रिटिकल सीएसएस एंड डेफर नॉन क्रिटिकल सीएसएस। इनलाइन क्रिटिकल सीएसएस वो होती है, जैसे आपके पास एक पेज है, पेज का जैसे अभी आपको फर्स्ट फोल्ड दिख रहा है, इस पेज में जो स्टाइलिंग लगी है आपको प्रेफर ये करना चाहिए कि ये वाले पेज की स्टाइलिंग जो है उसी पेज में हो। तो क्या होगा, जब ये पेज बन रहा होगा किसी यूज़र को सर्व करवाने के लिए, उसकी स्टाइल इस पेज में ऐड हो जाएगी, पेज की स्टाइलिंग जल्दी से ऐड हो गई, पेज जल्दी लोड हो जाएगा और यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और डिफ़र नॉन क्रिटिकल सीएसएस क्या है, इस पेज में नीचे काफ़ी सारा कंटेंट है, अगर आप ये कर दो कि नीचे वाली जितनी भी स्टाइलिंग है उसको आप डिफ़र कर दो, यानी कि सीएसएस फाइल्स में डाल दो मल्टीपल, वो बाद में लोड होगी चलेगा, फर्स्ट फोल्ड का पहले लोड होना चाहिए, सिंपल सा। क्योंकि वो अगर जल्दी लोड हो गया तो यूज़र थोड़ा वेट भी कर सकता है नीचे वाले के लिए, और तो वो बस मिली सेकेंड्स में भी लोड हो जाता है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट फर्स्ट वाले को क्रिटिकल सीएसएस जो है वो पहले लोड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, देन है कोर वेब वाइटल्स क्या है, और बेसिकली मैट्रिक्स क्या होते हैं इसके, वेब वाइटल्स हैं क्या। देखो वेब मीन्स वेबसाइट, वाइटल्स हो गई उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो वेब वाइटल्स हो गए किसी वेबसाइट की इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वो बेसिकली 4 होती हैं। ठीक है, LCP है, CLS है, FID है, और INP भी होता है। बेसिकली मैंने एक ही में ऐड करा हुआ है इसको। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या होता है, आपने कोई पेज खोला, लेट्स से स्क्वायर बोर्ड की वेबसाइट ही खोल ली, ठीक है, इस पेज में आपको सबसे बड़ा मीडिया क्या दिख रहा है, मीडिया या सबसे बड़ा ऐसा कंटेंट जिसको लोड होने में टाइम लगा होगा, बेसिकली ये लोटी फाइल लगी हुई है एक, ये होगी। तो इस पेज का LCP ये हो गया। बाकी इस पेज में ऑल्दो पूरा का पूरा टेक्स्ट कंटेंट है, तो आपको इसको लोड करवाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई इमेज है उस इमेज को आप प्रायोरिटी पे लोड करवाओ। जितना जल्दी आप उसको लोड करवा दोगे पेज का ना लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट उतना ही कम टाइम लेगा लोड होने के लिए, तो आपके पेज की स्पीड फास्ट हो जाएगी क्योंकि आपने उसको जल्दी ही लोड करवा दी है। बाकी चीज़ें लाइट वेट होती है, वो स्पीडली हो जाएंगी रन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट LCP शुड बी फास्टर। ओके, आप सब रिलेट कर पा रहे हो मैं कॉन्टेक्स्ट कहाँ लेके जा रहा हूँ, आई होप आपको हेल्प करेगा वो। ठीक है, LCP समझ में आया कि सबसे बड़ी मीडिया कंटेंट आपके फर्स्ट कोड की वो LCP होती है। मे बी वो टेक्स्ट भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है,
मैटर कर सकता है, बट जो भी होगा उसको आपको प्रायोरिटी पे लोड करवाना चाहिए, ठीक है। देन है CLS। आपने देखा होगा किसी, आपने मोबाइल में पेज खोले होंगे काफ़ी। पेज में क्या होता है, आपने पेज जैसे ही मोबाइल में वेबसाइट पे कोई पेज ओपन किया, आपको बटन दिखा, आप जैसे बटन पे दबाने गए इतने में पेज खिसक गया। अब वो जो पेज किसका, वो इसलिए किसका क्योंकि उसमें डायनेमिक कंटेंट आप बीच में इंजेक्ट हो रहा है कहीं से, जो कि API शायद स्लो होगी या कुछ और CDN का थोड़ा इशू हो सकता है, लेटेंसी हो सकती है उसकी हाइक, उस वजह से हो सकता है। तो उसको CLS बोलते हैं बेसिकली, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होता है वो। जब कोई चीज़ उस रेंडरिंग टाइम पे अवेलेबल नहीं होती, बाद में बीच में एंटर करती है, तो आपका ना ऊपर वाला और नीचे वाले लेआउट के बीच में घुसेगा, तो वो नीचे खिसक जाएगा बेसिकली, तो उसको CLS बोलते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे करोगे, आप एक मिनिमम हाइट देके रखो उसको, कि अगर आपको ये पता है कि मेरे पास एक थोड़ा लेट ही सही लेकिन एक कंटेंट आने वाला है, लाइक लेट से 100 पिक्सल का है वो, तो आप 100 पिक्सल का या तो स्केलेटन लोड करवाओ उसकी जगह, या मिनिमम हाइट प्रिजर्व करके रखो उसकी जगह। तो क्या होगा, ऊपर आपका कंटेंट लोड हो गया, नीचे मिनिमम हाइट प्रिजर्व कर रखी है आपने, प्लैंक दिख रहा है उल्लू, नीचे का कंटेंट नीचे है, जैसे ही कंटेंट आया उसकी जगह रिप्लेस हो गया, आपका पेज खिसका नहीं। इसका मतलब CLS आपका बिगड़ा नहीं है वहाँ पे। CLS नहीं ख़राब होगा तो यूज़र एक्सपीरियंस नहीं ख़राब होगा। ये एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जो मोस्टली लोग मोबाइल के लिए छोड़ देते हैं, डेस्कटॉप के लिए कर देते हैं, और यूज़र मोबाइल के लिए ही ज़्यादा इस चीज़ को फेस करता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, CLS होता है बेसिकली ये। फिर है फर्स्ट इनपुट डिले। आपने देखा होगा किसी वेबसाइट में कोई इनपुट टैग है, अब आपको कुछ सर्च करना है, गूगल पे चले जाओ, गूगल आपने एंटर मारा, आप जल्दी से गूगल के इनपुट पे क्लिक करने गए, वो क्लिक ही नहीं हुआ, आपने दूसरी बार क्लिक किया तब वो क्लिक हुआ। अब ये जो गैप था ना आपके क्लिक करने पे और पेज के लोड होने के बीच का, ये फर्स्ट इनपुट डिले होता है। ट्राई ये करना चाहिए जितना स्मॉल हो पाए उतना बेटर है, यूज़र कितना ही जल्दी क्लिक करे, फर्स्ट इनपुट डिले जितना शॉर्ट होगा यूज़र उतना ही अपना काम एफिशिएंटली कर पाएगा, ठीक है। प्रेफरेबली ये 200 ms से कम होना चाहिए, ठीक है। देन वेब वाइटल्स में बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट का जो स्कोर है, परफॉर्मेंस है, CLS है, फर्स्ट इनपुट डिले है, ये सारी की सारी चीज़ें पेज स्पीड डॉट डेव करके वेबसाइट है, उस पर आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी दिखती है वो, क्या जैसे मैंने भी एक वेबसाइट का toffler.in का वो डाला हुआ है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, तो आप इसमें देख पा रहे होगे LCP ग्रीन में है, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पॉइंट ग्रीन में है, क्यूमुलेटिव भी ग्रीन में है, मोस्टली चीज़ें ग्रीन में है। तो आपके जो वेब वाइटल्स है वो देखो पास है। वेब वाइटल्स पास होने का मतलब है गूगल आपकी जो वेबसाइट है उसके जो जितने भी मैट्रिक्स है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हो गया, SEO हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अगर आप सारे वेब वाइटल्स पास होते हैं तो उसको हायर रैंक पे इंडेक्स करता है गूगल, ठीक है। आपके वेब वाइटल्स अगर फेल्ड है, स्कोर 100 है, मैटर नहीं करता वो, फिर वेब वाइटल्स पास मतलब फेल हो गया, उसका मतलब है कि आपके जितने भी 4 पैरामीट्रिक्स है वो आपस में वो नहीं करते, रिलेट नहीं करते, या कहीं पे कुछ इशू होगा तो वो उसको इंडेक्स नहीं करेगा। जितनी चीज़ें सिंपल, क्लीन, शॉर्ट, फास्ट होंगी, आपका पेज उतना ही ऊपर रैंक होगा SEO के साथ में, ठीक है। देन नेक्स्ट रहेगा, हाँ, रीडायरेक्शन बताने वाला था मैं। रीडायरेक्शन में क्या होता है, मान लो आपने एक पेज बनाया था पहले, लेट से उसका राउट था ओल्ड राउट करके कुछ था, वो पेज अभी एग्जिस्ट नहीं करता बट वो इंडेक्स हो रहा है बेबी। सो आपको क्या करना चाहिए, उस ओल्ड राउट को अगर कोई नया पेज एग्जिस्ट करता है तो आपको उस पर रीडायरेक्ट करना चाहिए, परमानेंट रीडायरेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसको इंडेक्स करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना जो क्राउल बजट होता है बेसिकली SEO में, वो ख़त्म कर रहे हो उसको करके, फॉल्स जो जितने भी पेजेस पड़े हुए हैं आपके वेबसाइट पर उनको क्रॉल करवा के, ठीक है। सो 301 जो रीडायरेक्शन होता है वो परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब ऐसे पेजेस जो बंद हो चुके हैं उनको आप नए पेज पे शिफ्ट करोगे, उसको 301 रीडायरेक्शन बोलते हैं बेसिकली। 302 जो होता है वो बेसिकली होता है टेम्परेरी पेजेस के लिए। जैसे आपने कुछ कार्ट में ऐड करा, कार्ट में बेसिकली अभी कुछ है नहीं, अभी नहीं है, आगे आ सकता है, तो वो एक टेम्परेरी सिचुएशन है। उस केस में आप दूसरी कोई फॉल्स स्टेट या एम्प्टी स्टेट दिखा सकते हो, कहीं और रिडायरेक्ट करवा सकते हो, ऑल प्रोडक्ट डेटा पे उसको रिडायरेक्ट करवा सकते हो, तो उसको 302 रिडायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अभी इम्पोर्टेंट पार्ट है SEO का। उसमें क्या होता है, robots.txt फाइल होती है बेसिकली एक,
जितने भी गूगल के बोट्स हैं, क्रोलर्स हैं, जो आपकी वेबसाइट को बेसिकली चेक करने या रीड करने आते हैं, वो आपकी ऐप में robots.txt से घुसते हैं। robots.txt से आप समझ पा रहे हो कि ये बेसिकली कुछ रोबोट जैसी कुछ फाइल होगी। रोबोट्स मीन्स इस फाइल में आप रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देते हो कि क्या मेरे पेज में आपको इंडेक्स करना है, मेरे वेबसाइट में क्या आपको इंडेक्स करना है, क्या नहीं करना है, कौन से पेजेस पे जाना है, कौन से पेज पे नहीं जाना है। ठीक है, नीचे एक स्निपेट दिया हुआ है। उस स्निपेट में आप देखोगे यूज़र एजेंट स्टार है। उसका मतलब है कि सारे के सारे जितने भी टाइप के बोर्ड्स हैं, गूगल के बोर्ड्स हैं या मेटा के, किसी के भी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, तो सारे बोर्ड्स अलाउ हैं। आपको कस्टमाइज़ करने हो आप इसमें डाल सकते हो, स्पेसिफिकली यूज़र एजेंट, मेटा, वटेवर, सारे। अभी मैंने सारे करे हुए हैं इसमें। आप देख पा रहे हो अलाउ के आगे स्लैश लगा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि सारे के सारे पेज इंडेक्सेबल है। इंडेक्सेबल का मतलब है कि जो क्रोलर्स हैं वो आपकी पूरी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हैं। स्टेजिंग हो, प्रोडक्शन हो, नो मैटर, पूरी की पूरी आपकी वेबसाइट जो होगी वो एक्सेसिबल होगी, क्रोल हो पाएगी बेसिकली। ठीक है, नीचे डिसअलाउ के अंदर आपको कुछ राउट्स दिख रहे होंगे, जैसे एडमिन हो गया, लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड हो गया, एपीआई हो गया, सीक्रेट पेज हो गया। तो ऐसे जो राउट्स जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होते हैं या थोड़े प्राइवेसी जिन राउट्स की होती है, तो हम ये प्रेफर, हम नहीं, बेसिकली वो एक बेटर कंडीशन ही होती है कि हमें उनको, उन पेजेस को, गूगल के बोर्ड्स को क्रॉल नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि आपका उसमें प्राइवेट डेटा होता है बेसिकली। तो उन पेजेस को आपको डिसअलाउ के अंडर में ऐड करना चाहिए। ठीक है, सो आपने क्या किया, रोबोट्स टेक्स्ट फाइल बनाई, उसमें दो पार्ट बनाए, कौन से पेज एक्सेसिबल है, कौन से पेज एक्सेसिबल नहीं है। जो एक्सेसिबल है आपने अलाउ में ऐड किए, जो नहीं है वो डिसअलाउ में ऐड किए। अगर आप कुछ नहीं करोगे, कोई रोबोट्स टेक्स्ट नहीं बनाओगे, सारे के सारे पेजेस आपके इंडेक्स होने वाले हैं। इंडेक्स का मतलब है गूगल आपके पूरी वेबसाइट क्रॉल करेगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या होता है, साइट मैप है। साइट मैप का तो ऐसे लग रहा होगा कि बेसिकली यूआरएल्स होते हैं ये। आप साइट मैप जब वर्ड बोलते हो तो उसमें आता है साइट और मैप, यानी कि वेबसाइट का मैप, यानी कि आपकी वेबसाइट में कितने राउट्स बने हुए हैं, कितने लिंक्स हैं, बेसिकली वो आपके साइट मैप से एक्सेस होते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, देखो एक एग्जांपल साइट मैप, ये तो बेसिकली एग्जांपल है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं इसमें। देखिए, मैंने एक प्रोजेक्ट है, बेसिकली नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है ये। मैंने क्या किया, पब्लिक डायरेक्टरी में एक robots.txt बनाई। ठीक है, इस robots.txt में मैंने क्या किया, अलाउ स्लैश किया हुआ है। अलाउ स्लैश मतलब होम पेज और इसके अंडर में आने वाले सारे पेजेस है ना, मेरे इंडेक्स होंगे, सिंपल। अब इसमें आप नीचे देख पा रहे हो साइट मैप लिंक्ड है बेसिकली। साइट मैप क्या करेगा, हमारे जो बोर्ड्स आते हैं, गूगल के जो बेसिकली बोर्ड्स आते हैं, उनको बताएगा कि इस पेज में, इस पूरी वेबसाइट में कितने ऐसे राउट्स हैं जिनको मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। अगर हम साइट मैप नहीं देंगे, वो मैन्युअली करेगा, उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा नहीं होगा वो। आप इससे अच्छा मैन्युअली उसको दे दो, बेटर रहता है वो। ठीक है, तो मैंने एक साइट मैप बेसिकली ऐड किया। यहाँ पे अभी एक XML फाइल एडेड है। मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देख पा रहे हो 5 साइट मैप की फाइलें बनाई हुई हैं। मोस्टली केसेस में एक ही होती है, डाइवर्सिफाई नहीं होती वो। एक, अगर किसी वेबसाइट में मल्टीपल लिंक्स है, लाइक हज़ारों में आप साइट मैप के लिंक्स डले हुए हैं, तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए उनको। डाइवर्सिफाई इस बेसिस पे कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन से पेज इंडेक्स होंगे, सेकंड प्रायोरिटी किसकी रहेगी, थर्ड प्रायोरिटी किसकी रहेगी, और उससे नीचे चलेंगे। ठीक है, तो साइट मैप जो XML है, देखिए उसमें मैंने मल्टीपल साइट मैप फाइल्स को अटैच किया हुआ है। साइट मैप XML, साइट मैप 2 XML, 3 XML, 4 XML, इन सबको एक फाइल में अटैच करके मैंने robots.txt को पास कर दिया। अब जब भी गूगल का क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आएगा, वो robots.txt में आएगा, उसको पता होगा कौन से पेज इंडेक्स करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। उसने देख लिया कि ये पेज इंडेक्स करने हैं। अब जो पेज उसको इंडेक्स करने हैं उसके लिए आपने उसको साइट मैप प्रोवाइड करवा दिया, वो डायरेक्ट साइट मैप पे जाएगा, आपकी वेबसाइट को पूरा रीड करेगा। उसके लिए काम इजी रहेगा, वो आपके लिए काम इजी बनाएगा, आपकी वेबसाइट हायर रैंक करेगी, सिंपल। ओके, अभी देखिए जैसे साइट मैप के अंदर ना 4 चीज़ें डली हुई हैं।
एक आपका साइट मैप का यूआरएल होता है जो लोकेशन के एक टैग में दिया हुआ है। उसके नीचे लास्ट मोड है, चेंज फ्रीक्वेंसी है, प्रायोरिटी है। ठीक है, लास्ट मोड का मतलब है कि ये पेज लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ था, कि कितना लेटेस्ट डेटा इस पर पड़ा हुआ है, सिंपल। ठीक है, चेंज फ्रीक्वेंसी में ये है कि ये पेज कितने टाइम इंटरवल के दौरान चेंज होता रहता है। जैसे प्राइवेसी वाले पेजेस हो गए, टर्म्स कंडीशन हो गए, ये वाले पेज ना काफ़ी रेयर ही चेंज होते हैं ऐसे वाले। तो इनका ये जो चेंज फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कि मंथ्स होगा, ईयर होगा, वेरी कर सकता है। तो चेंज फ्रीक्वेंसी ये होती है। ठीक है, प्रायोरिटी ये जैसे मैंने अभी 1 सेट किया हुआ है, तो प्रायोरिटी जो हो सकती है वो 0 से लेकर के 1 हो सकती है। जितनी प्रायोरिटी 1 के क्लोज होगी उतना ही आपका जो पेज है वो प्रायोरिटी वाला उतना फास्ट या उतना जल्दी उतने हाई प्रायोरिटी पे इंडेक्स होगा। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी 1 है तो ये सबसे पहले ये वाला पेज इंडेक्स होगा। नीचे वाले की प्रायोरिटी 0.8 है तो उसके बाद नीचे वाला होगा, सिंपल। ठीक है, इंडेक्स कंट्रोल एंड कंटेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, अभी जैसे आपने स्क्वायर बोर्ड के जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्टेजिंग एनवायरनमेंट जरूर एक्सेस किए होंगे। स्टेजिंग वेबसाइट बेसिकली आपने देखा होगा, उस पर बेसिक ओथ लगा हुआ है पासवर्ड और यूज़र नेम का। वो बेसिकली इसलिए लगाया हुआ है ताकि स्टेजिंग का जो भी कंटेंट है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का वो गूगल को ना एक्सेसिबल नहीं हो। अगर गूगल वो कंटेंट भी इंडेक्स करेगा, आपकी मेन प्रोडक्शन वेबसाइट का भी करेगा, काफ़ी डुप्लीकेसी होगी, फॉल्स डेटा इंडेक्स हो रहा है, कभी कभी आपका जो करेक्ट डेटा है वो नीचे इंडेक्स हो रहा है, क्लटर होगा, आपके वेबसाइट की रैंक कम हो जाएगी फालतू में। तो उसके लिए लगाया हुआ है। आप उसका सिंपल सा सोल्यूशन भी ये भी कर सकते हो। आप क्या करो, अपनी वेबसाइट में एक नो इंडेक्स नो फॉलो का टैग लगाओ बेसिकली। वो क्या करेगा, देखिए जब आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने क्या किया हुआ है, अगर मेरा ऐप का जो इन्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन नहीं है तो नो इंडेक्स नो फॉलो ये आपके पेज में ऐड कर देगा। उसका मतलब है कि ये वेबसाइट क्रोलेबल नहीं है, इस पे बोट नहीं आएगा, सिंपल। ठीक है, आप एक्स्ट्रा एड ऑन क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको रोबोट्स टेक्स्ट से दिखाई, उसमें डिसअलाउ में स्लैश लगा दोगे ना स्टेजिंग एनवायरनमेंट के लिए, सेम काम करेगा। दोनों में से कोई भी लगा दो, बट रोबोट्स टेक्स्ट वाला की प्रायोरिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा अभी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, सीधे सीधे सिंपल शब्दों में बताता हूँ। एक पेज है, एक पेज के अंदर 5 टाइप के कंटेंट आपके पास। एक आपके पास ब्लॉग है, एक ब्रेड क्रम डला हुआ है उस पेज में, एक आर्टिकल डला हुआ है, एक कोई आइटम की लिस्टिंग आ रही है, 4 है। ठीक है, सिंपल। अब ये 4 ना आप विजुअली तो देख सकते हो, बट आपको इन्हीं चारों चीज़ों को किसी बोट को बताना हो, जो बोट आने वाला है आपकी वेबसाइट को रीड करने के लिए, तो वो जो आप बताते हो उसको वो स्कीमा के थ्रू बताते हो। वेब पेज स्कीमा बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, सो स्कीमा बहुत सारे हो सकते हैं। आपको चूज़ क्या कैसे करना पड़ेगा कि आपके पेज का कंटेंट किस टाइप का है, उस कंटेंट को आपको लेना है। कंटेंट को फिगर आउट करके स्कीमा के ना जनरेटर आते हैं बेसिकली, आपको उस पर जाना है। जैसे आपने पता लगा लिया कि मेरे वेबसाइट का ना एक ब्रेड क्रम्ब डाला हुआ है, मेरे को उसका स्कीमा लगाना है। किस लिए लगाना है, ताकि मैं बोर्ड को इजीली एक्सेस करवा पाऊँ कंटेंट मेरा। ठीक है, सो मैं इस वेबसाइट में जाऊँगा, मेरा एक स्कीमा ब्रेड क्रम्ब का ही चूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये देखो इसने जनरेट कर दिया। ऑल्दो आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या ब्रेड क्रम्ब में जैसे होम आता है, उसके बाद अबाउट आता है, उसके बाद इनसाइड अबाउट होगा, तो वो इसके नीचे और एड ऑन हो जाएगा। इसको जस्ट कॉपी करिए। अगर आपको इसको टेस्ट करना हो तो इसके लिए एक वेबसाइट होती है स्कीमा वैलिडेटर करके, आप इस पर पहले जाइए, इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, सो देखिए 0 एरर 0 वार्निंग्स है, मतलब ये कोड सही है। आपको बस अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है। ये बेसिकली एक टेम्पलेट है ब्रेडक्रम्ब स्कीमा का। आप इसको अपने हिसाब से एडिट करिए, अपने पेज में लगाइए। अपने पेज में कैसे लगाएंगे, देखिए एक ना आपको ऑब्जेक्ट बेसिकली जेसन बनाना पड़ेगा एक। उस जेसन में चीज़ें डायनेमिक होंगी, स्टैटिक मैं प्रेफर नहीं करूँगा, कोई प्रेफर नहीं करेगा। उसकी जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी जेसन में पास, वो सारी की सारी डायनेमिक होनी चाहिए। अगर स्टैटिक पेज है तो ऑब्वियसली स्टैटिक होगी वो। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया,
जैसे मैं डिस्क्रिप्शन, टेलीफोन, ईमेल, फाउंडिंग डेट, वटेवर, वो डिपेंड कर सकता है आपका किस टाइप का स्कीम है, उसके हिसाब से आपकी कीज़ होंगी। ठीक है, आपने डिटेल्स भरी और आपने अपने पेज के स्क्रिप्ट टैग में एप्लीकेशन एल डी प्लस जेसन, ये जो एल डी लिखा है इसका मतलब होता है लिंक्ड डेटा। ठीक है, लिंक्ड डेटा ऑफ जेसन इज एल डी प्लस जेसन। ठीक है, आपने स्क्रिप्ट टैग बनाया बेसिकली, उसमें डेंजरसली इस स्क्रिप्ट को ऐड करवा दिया, आपका स्कीमा का काम ख़त्म। वेरीफाई कर लिया आपने लगाने से पहले, बढ़िया प्रैक्टिस है। आपने एक बार लाइट हाउस पे जाके चेक कर लिया चीज़ें सही चल रही हैं, आपने अपनी वेबसाइट में जाके एल डी जेसन देख लिया। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि मैंने जो लगाया वो लगा कि नहीं लगा? तो स्क्वायर बोर्ड की जैसे वेबसाइट पे आप जाओ, इसमें सर्च करिए, ठीक है। देखिए इसमें ना बॉडी के अंदर सबसे नीचे एक स्क्रिप्ट टैग डला हुआ है, स्कीमा जेसन एलडी करके। इसको ओपन करिए और आप इसमें आपने जो भी चीज़ें पास करी होंगी बेसिकली स्कीमा में, वो आपको इसमें दिखेंगी। मल्टीपल स्कीमा होंगी, मल्टीपल दिखेंगे, सिंगल होगा, सिंगल दिखेगा, दैट्स इट। ठीक है, फिर है वेब वाइटर्स एसईओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो सिर्फ एसईओ वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकता, सिर्फ एसईओ के अलावा जो 3 चीज़ें हो रहे हैं वो भी नहीं रैंक करवा सकती, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना मस्ट है। वेब वाइटर्स में आपकी मल्टीपल चीज़ें आ गई, आपकी परफॉर्मेंस आ गई, आपकी एक्सेसिबिलिटी आ गई, आपका एसईओ आ गया, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं वो आ गई। तो ये जो चारों मैट्रिक्स का जो कॉम्बो होता है वेब वाइटर्स बोलते हैं बेसिकली इसको। जितना बढ़िया, जितना हाई स्कोर होगा, उतनी आपकी वेबसाइट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो हाई रैंक करेगी, सिंपल। ठीक है, सो इसमें जो परफॉर्मेंस में है, परफॉर्मेंस में मैंने आपको एलसीबी बताया, फर्स्ट इनपुट डिले बताया, इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट बताया, सीएलएस बताया। सो ये इसी के पार्ट है। ठीक है, अब एसईओ के टूल्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि एसईओ बेसिकली कैसा लगा हुआ है मेरी वेबसाइट पे। तो सबसे जो ज़्यादा एनालिटिक्स जिसको यूज़ होता है वो गूगल सर्च कंसोल होता है। जिसमें आपको जैसे आपके ब्रोकन लिंक्स हो गए, ऐसे पेजेस हो गए जो जिन पे रिडायरेक्शन नहीं लगा हुआ है, बेसिकली नीडेड है रिडायरेक्शन की, या ऐसे लिंक्स जो किसी थर्ड पार्टी पे रिडायरेक्ट कर रही है, नो फॉलो नो इंडेक्स नहीं लगा हुआ उन पे, तो सारी चीज़ें गूगल सर्च कंसोल में एडिट होती हैं। पेज स्पीड, डेव पे परफॉर्मेंस, एसईओ, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, सारे के सारे स्कोर दिख जाते हैं आपको। स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर मैंने अभी चेक करके बताया कि स्कीमा को वैलिडेट कैसे करोगे, सही है कि नहीं, वो ये वेबसाइट है। स्क्रीमिंग फॉग बेसिकली एक पेड एसईओ एनालिसिस का टूल है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में कुछ चीज़ें हैं, सिंपल सी हैं, बेसिक सी हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर आप ये भी कर लेते हो आपका वेबसाइट फास्ट और जल्दी लोड होने वाली है। सबसे पहले है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप नेक्स्ट.जेएस का ऐप यूज़ कर रहे हो, प्रेफरेबल यही रहता है कि आप नेक्स्ट का जो इमेज कंपोनेंट है वो यूज़ करो। अब होता क्या है, जैसे आपने स्क्वायर बोर्ड का होम पेज देखा होगा, ये उस पेज का फर्स्ट फोल्ड है बेसिकली। ठीक है, इस पेज में अगर मान लो यहाँ पे एक इमेज होती, तो आपकी मोस्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो इमेज होनी चाहिए। तो अगर आप उस इमेज पे प्रायोरिटी हाई डाल दोगे, वो इमेज पहले लोड होगी, प्रेफरेंस के साथ लोड होगी, बाकी चीज़ें उसके साथ में लोड हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब उस पेज में फर्स्ट फोल्ड के नीचे भी मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, उन इमेजेस को आपको लेज़ी लोड करना है। नेक्स्ट.जेएस बाय डिफ़ॉल्ट लेज़ी लोड कर देता है, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, लोडिंग लेज़ी लगा के। ऑल्दो इमेज जो HTML का टैग होता है वो सपोर्ट करता है लोडिंग लेज़ी और लोडिंग ईगर, आप वो लगाओगे चलेगा वो भी, बट अगर आप नेक्स्ट यूज़ करो तो प्रेफर करो नेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे प्रायोरिटी हो गई वो वाली। ठीक है, अब हाई प्रायोरिटी वाली इमेज को सबसे पहले लोड करवाना आपकी वेबसाइट के लिए सबसे सही रहता है, उसको क्रिटिकल इमेज बोलते हैं बेसिकली। मोस्टली केसेस में होम पेज का बैनर होता है जो सबसे पहले दिखता है। ठीक है, आप इमेज के फॉर्मेट भी काफ़ी मैटर करते हैं। आपने एक वेबसाइट बनाई, फिग्मा से डायरेक्ट पीएनजी उठा के डाल दी, पीएनजी हैवी होगी, आपकी इमेज आपके पेज का स्कोर ख़राब होगा, उसका एलसीपी बेसिकली बढ़ जाएगा, उसको लोड होने में टाइम लगेगा। तो प्रेफरेबल क्या होता है, आप इमेज फॉर्मेट ध्यान से यूज़ करो। सबसे बेस्ट रहता है वेबपी और AVIF। AVIF जो होता है वो वेबपी से भी 30-40% फास्ट होता है, लाइट वेट होता है बेसिकली। तो AVIF यूज़ करना सबसे हाई वो रहती है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में। और तो अगर वो नहीं है तो वेबपी एटलीस्ट होना चाहिए। वेबपी लाइट वेट होता है, फास्ट होता है, मोस्टली ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं,
बढ़िया चलता है वो, ठीक है। और उसमें जो इमेज क्लियरेंस होती है या क्वालिटी होती है वो ख़राब नहीं होती उतनी, ठीक है। कोड स्प्लिटिंग लेजी लोडिंग क्या होता है, जैसे ये एक टोफलर की वेबसाइट है, ठीक है। मैंने इसमें कोई पेज खोला, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही खोल लिया, ठीक है। ये एक पेज खोला, आपने देखा ये ग्राफ ना बाद में लोड हुआ, और तो ये फर्स्ट फोल्ड में है, तो मैंने क्या किया, ग्राफ को ना बाद में लोड करवाया। पहले पेज की मल्टीपल चीज़ें जो है, कंटेंट आपको दिख रहा है वो लोड कराया, इसको बाद में लोड कराया, बेसिकली इसको लेज़ी लोड करवाया मैंने। अब इस पेज में ना नीचे मल्टीपल कंपोनेंट्स एडेड हैं। अगर आप उन मल्टीपल कंपोनेंट्स को पेज के लोडिंग टाइम पे ही लोड करवाओगे, आपका पेज लोड होने में टाइम लेगा, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें एक साथ लोड हो रही होंगी। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, फर्स्ट फोल्ड जो कि आपको पहला व्यू दिख रहा है, उसमें नीचे की जो चीज़ें उनको लेज़ी लोड करवाओ। जैसे मैंने मैप लगाया, मैप को इनिशियली लोड करवाते, फालतू में स्क्रिप्ट रन करती, आपका पेज का टाइम बढ़ता। मैंने क्या किया, व्यू मैप लगा दिया, बटन पे क्लिक किया, तब मैप लोड हुआ, ठीक है। इनिशियली पेज पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ा, वो मैटर करता है काफ़ी। आप नीचे गए, ये देखो, ये नीचे वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ जब पेज व्यू में आया तब लोड हुआ। अब ये ग्राफ आप किसी लाइब्रेरी के थ्रू ही यूज़ करने वाले हो पक्का, तो उनको लेज़ी लोड करना मस्ट है। अगर वो पेज के इनिशियली लोड होते टाइम पे फैच होंगे या लोड होंगे, आपके पेज का स्कोर ख़राब होगा, लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा फालतू में। तो लेज़ी लोड करना सबसे सही अप्रोच रहती है। सेम पूरे पेज के लिए आप करना रहता है, सिर्फ फर्स्ट फोल्ड में आने वाली इमेजेस कंपोनेंट्स वही प्रायोरिटी पे लोड होनी चाहिए। फर्स्ट फोल्ड यानी कि पहले व्यू के नीचे की जो चीज़ें हैं सारी लेज़ी लोड होनी चाहिए, ठीक है। पहले पेज को आपने प्रायोरिटी पे लोड करवा लिया, उसके नीचे की अगर पेजों को अगर आप लेज़ी लोड करवाओगे, उसी को बेसिकली कोड स्प्लिटिंग बोलते हैं, लेज़ी लोड बोलते हैं, ठीक है। फिर है फ़ॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन। आपने देखा होगा, आपने फिग्मा से डायरेक्ट फ़ॉन्ट उठाए या डिज़ाइनर ने आपको फ़ॉन्ट दिया, आपने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में लगा लिया बिना ये जाने कि फ़ॉन्ट का फॉर्मेट क्या है। मोस्टली EOT IOT ऐसा करके होता है, वो दिखने में अच्छा होता है, क्लियर होता है, लेकिन वो काफ़ी हैवी होता है। अगर खाली वही लोड होने बैठे तो आपका पेज का लोड ख़राब हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि फ़ॉन्ट को भी डाउनलोड करना पड़ता है बेसिकली ब्राउज़र को दिखाने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज फ़ॉन्ट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है WOF2। आपको जो IoT मिला है फ़ॉन्ट फॉर्मेट, आप उसको WOF2 में कन्वर्ट करो, फ्री टूल अवेलेबल है। WOF2 में कन्वर्ट किया, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है फ़ॉन्ट वेट मैच ना हो, जैसे स्क्वायर बोर्ड की वेबसाइट में भी हो रहा है, बट वो पेज को लोड फास्ट करता है, बिलीव मी, ठीक है। तो WOF2 यूज़ करना सबसे बड़ी अप्रोच रहती है, ठीक है। उसके अलावा है एक CSS प्रॉपर्टी होती है, फ़ॉन्ट डिस्प्ले स्वैप। अगर आपने कोई CDN से कोई फ़ॉन्ट लोड किया, अगर वो हैवी हुआ तो वो लोड नहीं होगा, तब तक आपको कुछ दिखेगा नहीं वहाँ पे। अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हो फ़ॉन्ट डिस्प्ले स्वैप, तो क्या करेगा, जो ब्राउज़र है जिस पे वो पेज दिख रहा है, वो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लगा देगा तब तक जब तक आपका फ़ॉन्ट लोड नहीं हुआ होगा। तो यूज़र को कुछ नहीं दिखने से अच्छा है कुछ दिख जाए टेक्स्ट, तो यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होता बेसिकली इससे। ऑल्दो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, बट काफ़ी मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है। देन है नेक्स्ट 13 में जो नेक्स्ट का फ़ॉन्ट का जो बना होता है प्रॉपर्टी, वो यूज़ करना प्रेफरेबल है। बेसिकली सारे के सारे गूगल फ़ॉन्ट्स पे जितने फ़ॉन्ट्स अवेलेबल है वो सारे सपोर्ट करते हैं, आप वो यूज़ करो। नहीं अगर आपके पास वो है तो लोकली आप अपने फ़ॉन्ट्स को फैच करवाओ। लोकली मतलब अपने डायरेक्टरी में फ़ॉन्ट्स के जितने भी फॉर्मेट रखो, फिर लोड करवाओ उनको, ठीक है। देन है थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट मैनेजमेंट। जितने GTM के स्क्रिप्ट्स हो गए, स्ट्राइप के, पेपल के, मल्टीपल लाइक SDK हो गए, या और भी चैटबॉट के स्क्रिप्ट हो गए बेसिकली, तो काफ़ी सारी JS वो अपने साथ लेके आते हैं। उस JS को लोड करवाने में आपके पेज की स्पीड जो होती है वो मर जाती है पूरी, वो बस उसी को लोड करवाने में रह जाता है वो। और फिर आपको ब्राउज़र में वार्निंग आती है कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम्स लाइक 3 सेकेंड 5 सेकेंड, तो वो सही अप्रोच नहीं रहती। आपको करना क्या चाहिए, बेसिकली हम खुद भी अभी वही यूज़ करने वाले हैं, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि हम थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट को कैसे लोड करवा सकते हैं। जो मेरे को अभी तक अप्रोच समझ में आई कि थर्ड पार्टी जैसे एक टूल है पार्टी टाउन करके, बेसिकली वो आपकी स्क्रिप्ट को मेन थ्रेड से हटा के किसी दूसरे थ्रेड पे चलाता है, लोड होने के बाद आपके पेज में इंजेक्ट कर देता है बेसिकली। बट उसमें कुछ इवेंट्स का इशू आता है, तो नहीं आप कर सकते। आप क्या कर सकते हो,
अपना वेब वर्कर बनाओ बेसिकली, जो आपके मेन थ्रेड से अलग चलेगा, उसमें अपनी स्क्रिप्ट लोड करवाओ, इवेंट्स कैप्चर होंगी। मैंने करके देखा है, मैं डेमो भी दूंगा शायद आपको आगे अगर सक्सेसफुल रहा तो। उसमें करवाने से आपको फ़ायदा ये होगा, मेन थ्रेड पे लोड नहीं पड़ेगा मल्टीपल थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स का, आपका पेज थोड़ा इजीली और अच्छे से लोड हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट में ना स्क्रिप्ट कंपोनेंट आता है, जितनी भी आपकी जीटीएम पेपर्स टाइप की स्क्रिप्ट है, आप इस नेक्स्ट के स्क्रिप्ट से लोड करवा सकते हो। इसमें बेसिकली 3 स्ट्रेटेजी होती है। जीटीएम के लिए आप यूज़ कर सकते हो शायद। तो उसमें होता है आफ्टर इंटरेक्टिव, बिफोर इंटरेक्टिव, लेजी ऑन रो। आफ्टर इंटरेक्टिव मतलब यूज़र ने जब इंटरेक्शन पेज से करना चालू कर दिया उसके बाद लोड हो। यूज़र ने इंटरेक्शन करना स्टार्ट नहीं किया उससे पहले अगर आपको कुछ इवेंट फायर करवाने हैं तो आप बिफोर इंटरेक्टिव यूज़ करो। अगर आपको चाहिए, आपके पेज के नीचे मान लो कोई स्क्रिप्ट डाला हुआ है, पेज के नीचे उसकी नीड है, तो फर्स्ट फोल्ड में या लोड करवाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको। तो आप उसको लेजी लोड कराओ ऐसी स्क्रिप्ट को जिनकी उस टाइम पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर है स्टैटिक और सर्वर साइड रेंडरिंग। अच्छा, जब आप नेक्स्ट स्टेप बनाते हो, कोई बिना कॉन्फ़िगरेशन के आपने एपीआई बनाई एक बेसिकली, और उस एपीआई में डेटा लिया अपने पेज में डाला और उसको बिल्ड बना के प्रोडक्शन में डाल दिया बेसिकली। अगर आप सिंपल ये करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक साइट जनरेशन होता है। स्टैटिक साइट जनरेशन का मतलब ये होता है कि आपने जो पेज बनाया ना वो आपकी बिल्ड टाइम पे बन चुका है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट जब भी आपकी कोई यूज़र वेबसाइट एक्सेस करेगा तो वो जो ऑलरेडी बना हुआ पेज है वो उसको डायरेक्ट सर्व होगा। तो ये बहुत फास्ट होगा क्योंकि पेज ऑलरेडी बना हुआ है। यूज़र आया सर्व, यूज़र आया सर्व, ठीक है। सो स्टैटिक साइट जनरेशन बोलते हैं बेसिकली इसको। अब होती है सर्वर साइड रेंडरिंग। आपको कभी कभी ऐसा होता है कि पेज में मल्टीपल टाइम पे डेटा को रिफ़्रेश करवाना पड़ता है, कि हर बार डेटा रिफ़्रेश होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है, कभी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है कभी नहीं होता, तो सर्वर साइड रेंडरिंग उस मामले में सही रहती है। आपने क्या किया, एपीआई फंक्शन बनाया, रिवैलिडेट लगा के 0 कर दिया, 0 सेकेंड। रिवैलिडेट मतलब कितने टाइम बाद मेरा डेटा एक्सपायर हो जाएगा, तो वापस से वो उसको रिफ़्रेश कर देगा। उसको सर्वर साइड रेंडरिंग बोलते हैं बेसिकली, यानी कि हर रिक्वेस्ट पे नया डेटा, रिफ़्रेश डेटा लोड होगा। वो होता है एसएसआर। एसएसजी बिल्ड टाइम पे बन के बैठ चुका है, वो बस यूज़र आने पे सर्व हो जाएगा उसको। एसएसजी एसएसआर डिफरेंट हो गए, ठीक है। एक होता है मिडल वे इन दोनों का, उसको बोलते हैं आईएसआर, इंक्रीमेंटल साइट जनरेशंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको चाहिए कि मेरी वेबसाइट का जो कुछ पेजेस ऐसे हैं कि वो बस बने पड़े रहे, यूज़र के आने पे सर्व हो जाए डायरेक्टली, कोई रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं है, डेटा स्टेल पड़ा हो, कुछ भी हो। अब कुछ केसेस में आपको चाहिए होता है कि नहीं, मेरा डेटा 1 दिन के बाद रिफ़्रेश होना चाहिए, दिन में 1 बार हो जाए चलेगा। तो उस केस में आईएसआर हेल्प करता है आपकी। आप क्या करते हो, अपने एपीआई फंक्शन को ऑप्शंस के अंदर टाइमर दे देते हो बेसिकली, एक रिवैलिडेट की में, उसको आईएसआर बोलते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरा एपीआई का सबसे बेसिक फंक्शन है जो हर बार कॉल होगा। मैंने क्या किया, मल्टीपल एपीआई फंक्शन इसी से कॉल हो रहे हैं लेकिन इसमें ज़रूर आएगा आपका एपीआई फंक्शन। मैंने क्या किया, रिवैलिडेट करके की बनाई हुई है इसमें, इसमें रिवैलिडेट करके टाइम डाला हुआ है, ठीक है। ये टाइम अभी देखो 0 डाला हुआ है, मतलब हर टाइम रिफ़्रेश होता जाएगा आपका डेटा। जब भी यूज़र ने रिक्वेस्ट मारी रिफ़्रेश होकर डेटा आएगा। आपको करना है कि 1 दिन के बाद हो, आप अपना टाइम इसमें एमएस में डाल दो, तो वो हर 1 दिन में 1 बार लोड होगा बस। फ़र्क क्या होगा, जितना कम आप उसको रिफ़्रेश करवाओगे उतना जल्दी वो बना बनाया रहेगा, तो जल्दी यूज़र को सर्व हो जाएगा, तो आपकी वेबसाइट के लिए फास्ट रहेगा बेसिकली, ठीक है। आपने 0 किया हुआ है मतलब हर टाइम पे होगा, इसको एसएसआर बोलेंगे। टाइमर दे दिया उसको 1 दिन का, उसको आईएसआर बोलेंगे। कोई टाइमर नहीं दिया है, कोई 0 नहीं लगाया है, उसको एसएसजी बोलेंगे, स्टैटिक साइट। सिंपल।